शुभ वंदन, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा द्वादश की वितान पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं उपन्यास का एक अंश जूझ, जो आपके पाठ्यक्रम में है। पहले चर्चा करते हैं जूझ के रचनाकार आनंद यादव के जीवन परिचय के साथ। आपका जन्म 1935 कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। आपका पूरा नाम आनंद रतन यादव। पूरा नाम क्या था? हाँ, आनंद रतन यादव। पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित थे। मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर यानी एमए करने वाले डॉक्टर आनंद यादव बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। अब तक लगभग उनके 25 पुस्तकें प्रकाशित हैं और उपन्यास के अतिरिक्त उन्होंने कविता संग्रह, समालोचनात्मक निबंध आदि पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित नट रंग हिंदी पाठकों के बीच काफ़ी चर्चित रहा। यहाँ प्रस्तुत आपके अंश जूझ उपन्यास से लिया गया है, जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। आपका निधन 2016 में हुआ। जूझ आत्मकथात्मक उपन्यासिक अंश को पढ़ने से पहले हम इसके कथानक को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद रतन यादव द्वारा बहुचर्चित, बहुप्रशंसित यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। किस प्रकार का उपन्यास है? आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसका एक अंश यहाँ दिया गया है। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन, ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश के अत्यंत ही विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रण है, जो हृदय को स्पर्श करता है। अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण जीवन और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की अनूठी झांकी है ये उपन्यास। जो आपके पाठ्यक्रम में अंश लिया गया है, वह हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत, अन्य विषय की ओर बढ़ते किशोरों के कदमों की आकुल आहट सुनाई दी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थी यानी आप सभी के लिए हर कदम बन सकती है। चलिए पढ़ते हैं उपन्यासिक अंश जूझ। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि मेरे दादा को समझा दें। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। और अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू कर दिया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में जो घाणी की दुकान होती हैं, जहाँ पर तिल वगैरह डाले जाते हैं तेल निकालने के लिए, उसी तरह पहले एक लकड़ी का स्तंभ और कुंड की तरह था, जिसमें तिल वगैरह डाले जाते थे और वह बैलों की सहायता से चलाया जाता था। उसको कोलू कहा जाता है। तो ये कोलू चलाना होता था। कोलू जरा जल्द शुरू कर दिया इस बार। दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ईख का मतलब होता है गन्ना। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत होती और भाव नीचे उतर आते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता। हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता? यहाँ उसके खेतों में नंबर 3 का गुड़ बनता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन रस गाढ़ा ज़रूर होता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए।
इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। अब आप समझ गए होंगे सबसे पहले कोल्हू क्यों शुरू होता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे का मतलब जो आप थेपड़ी कहते हैं उसे कहा जाता है। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, और बच्चे अक्सर माँ से बातें खुलकर कर लेते हैं। मैंने भी अपने पढ़ने की बात छेड़ दी, जैसा कि आप पाठ्यपुस्तक में देखो, चित्र में देख पा रहे हैं। माँ ने कहा कि अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहिला सूअर की तरह गुर्राता है। यहाँ बात हो रही है उसके पिता की। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सूअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। अब मड़ा यानी खेती के सभी काम बीत गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना ही रह गया है। इसलिए कहता हूँ, तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा देंगे। ठीक है, चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन की तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उनका बस नहीं चलता। जैसा कि आप जानते हैं, साउथ में दादा पिता को भी कहा जाता है, दादा भाई को भी कहा जाता है, और दादा फिल्मों में आप जानते हैं डॉन को भी कहा जाता है। रात को मैं और मेरे माँ दत्ताजी राव देसाई, नाम याद रखिएगा, दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे। इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह से देख लेना। उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा भी नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया तो पढ़ाई को दोहराई कर ली तो 2 महीनों में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी। मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम है नहीं कि मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना रे छोरा। तो मैंने कहा जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही हैं, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। माँ अकेली साग भाजी देने आती थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। मैंने कहा नहीं जी। मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया। मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा कि साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। तो दादा ने अधीरता ने धैर्य खोकर कहा, कुछ काम वाम था? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो मैं हो आता हूँ, तब तक तुम रोटियां सेक लें, गणप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना।
पहले ही। तो इस प्रकार से ये गणप्पा कौन है? ये गणप्पा वो लड़का है। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ, देसाई के बाड़े में बुलावा। दादा के लिए बड़े गर्व की बात थी, सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जीम ने बुलाया है। जीम ने यानी भोजन करने। अच्छा, मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। क्यों आया रे छोरे? तो कहा कि दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है। बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वो मेरे पास। जी, मैं बैठ गया। धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? जी, मैं 5वीं में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? जी, दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है ना। क्यों रत्नप्पा? अब देखिए, गणप्पा के पिता का नाम रत्नप्पा। रत्नप्पा ने कहा, हाँ जी। फिर तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया, यानी पेशी लगा दी। सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मड़ा यानी खेत, या खेत के लिए मड़ा शब्द आया है, को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता है और फसल में लागत नहीं लगाता है। लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है, ये सब उन्होंने सुनाया। दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा कि सवेरे से तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, ध्यान रहे। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ और पाठशाला जाते रहना। मैं पढ़ाऊँगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। मैंने मना कब किया है जी? रत्नप्पा ने कहा, इसको ज़रा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकलकर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया बस। तो देसाई साहब ने पूछा, कैसी आदतें? कि चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है। कभी कंडे बेचता है तो कभी चारा बेच देता है, कभी सिनेमा देखने चला जाता है, कभी खेलने जाता है। खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। बस देसाई साहब ने पूछा, क्यों रे छोकरे? मैंने कहा, नहीं जी, कभी इस एक बार मेले में पट्टा पर पैसे लगा दिए थे। दादा ने तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थप्पा लिए थे। अब उन्हें बेचकर कपड़े भी बनवाए थे, और उसी समय एक बार सिनेमा भी चला गया था। मैंने भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। अब ये सब बंद कर सिर्फ पढ़ाई में मन लगा। पास नहीं हुआ है कभी? नहीं जी, पाठशाला जाना ही बंद कर दिया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठा हूँ। अच्छा, अब तू घर जा और सवेरे से पाठशाला जाने लग। जी, मैं उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलते निकलते मैंने सुना, अरे बच्चे की जात है, एक आध वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ, एक आध बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ, इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या? जी, आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से, देखते हैं एक आध वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो। दादा ने मन मार कर कहा, और इस समय उसका कोई बस नहीं चला। खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया कि पाठशाला 11 बजे होती है, दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना है, और 11 बजे तक पानी लगाना चाहिए, खेत पर से सीधे पाठशाला पहुंचना है। सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना, छुट्टी होते ही घर से बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा पर ढोर चराना यानी पशु चराना, और कभी खेतों में ज़्यादा काम हुआ तो पाठशाला में गैर हाजिरी लगाना। समझे? मंजूर है का? मैंने भी कह दिया, हाँ, खेत में काम होगा तो गैर हाजिर रहना ही चाहिए। मैं ऐसे बोल रहा था कि मानो मुझे सारी बातें मंजूर हैं।
मन आनंद से उमड़ रहा था। हाँ, इतना मंजूर हो तो पाठशाला जाना, नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का। मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा ना बाबा। हाँ, यदि नहीं आया तो किसी दिन तो देख, गांव से जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हूँ कि नहीं तुझे। तेरे ऊपर पड़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है। बालिस्टर नहीं होने वाला है तू। यहाँ बालिस्टर बैरिस्टर की तरह हुआ है, ग्रामीण शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है। बैरिस्टर यानी वकील। दादा बार बार कुरकुर कर रहा था। मैं चुपचाप गर्दन नीची करके खाने लगा था। रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई और गर्मी सर्दी, हवा पानी, वर्षा, भूख प्यास आदि का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम के चक्की में 11 से 5 बजे पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहरी भर की कड़क धूप के समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो रही थी और गर्मी के 2 महीने आनंद में बीत गए। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा और फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम से आगे लिखी हुई थी। ये 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे और मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। ये बात कक्षा में पहुंचते ही समझ में आ गई। मन थोड़ा सा खट्टा हो गया, अर्थात दुखी हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें लाया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी के इंतजार में बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? कक्षा के सबसे शरारती चौहान के लड़के के सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही ऐसा था जो आया था। देख देख तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। यह गमछा किसने खींचा? उसी लड़के ने, शरारती चौहान लड़के ने। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचतानी होगी और फट जाएगा। अब मैं यह सोचकर रुआंसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन की इस घटना ने मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। छाती धक धक होने लगी। रणन वरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देख उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो मैंने कहा कि मेरा है मास्टर। तू कौन है भाई? मैं जकाते, पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा कि यहाँ क्यों रख रहा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, इस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। ये चौहान का बच्चा बिन बात के उठापटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और कोई पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। कौन सी कविता पढ़ाने लगे? वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। कौन से मास्टर पढ़ाने लगे? रणन वरे मास्टर जो कक्षा में आए थे वो पढ़ाने लगे। बीच से छुट्टी में मेरी धोती
की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा और पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए जो बनाए गए कौवों के बच्चों को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है। चुपचाप काम करते रहो। और गली के 2 ही लड़के कक्षा में हैं, वे भी मुझसे भी कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम परई परई जैसे लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखऊ रंग की, मटमेले रंग की, और 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया, दोस्ती हो गई। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। प्रश्न बन सकता है, कक्षा अध्यापक कौन थे? मंत्री नामक मास्टर। वे प्रायः छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, हाथ में गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा मारते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी और इसके कारण उधम करने वाले, बदमाशी करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। प्रश्न बन सकता है, मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? गणित, बिल्कुल। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एकाध लड़के को कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, डरते थे। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे और स्वभाव से बड़ा शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच भी करता था और मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। तो कक्षा का मॉनिटर कौन था? बिल्कुल वसंत पाटिल। हमेशा अपनी बेंच पर बैठता और बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका बड़ा सम्मान था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा के मॉनिटर मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास भी होना है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुनासिब यानी उचित नहीं था। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई करने में काम में लग गया। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए और अपना बस्ता सुरक्षित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ कर ही बैठता था। और उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन में एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगी, सवाल सही होने लगे। कुल मिलाकर मैं भी वसंत पाटिल जैसा हो गया। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ वह तो दूसरी तरफ मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की बड़ी गहरी दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अपने काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। न वा सौदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे और पढ़ाते समय वह स्वयं रम जाते थे, खो जाते थे।
विशेषतः वह कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे और सुरीला गला था उनका, कंठ भी बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुना कर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाभ भौरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण भी सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे और याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे। ये कुछ मेरे जैसे थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों के प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, पशु चराते हुए, अकेले में खुले में गले से सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव में यति, गति, आरो अवरो यानी जो उतार चढ़ाव सारे ध्यान रखते हुए उसके अनुसार गाता। उन कविताओं के अर्थों में खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई और उसका भान भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय पता चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हो गई। पहले ढोर चराते हुए, पशु चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था, लेकिन हमेशा कोई न कोई साथ में होना तो चाहिए, ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। क्यों नहीं होती ऊब? क्योंकि अब मैं कविता पढ़ने लगा, मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, क्योंकि कोई साथ होगा तो शर्म आएगी, बी आएगी। किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अपनी कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है कि चांद रात पसरीते पाडरी गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। ये चाल एक सिनेमा के गाने की आधार पर थी और वह गाना था केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ में गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता। मास्टर को मेरे प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि पहले 6ठी 7वीं कक्षा में सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी मुझे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं। मास्टर स्वयं कविता करते थे और अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे इन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौदल गेकर मास्टर कवि थे, इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का पुतला होता है, क्रोध लोभ का ही मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, कवि बन सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर की एक कविता लिखी थी और वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेत, कितने ही ऐसे दृश्य जिस पर कविता बन सकती है और बना सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था।
भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। उन्हें ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता भी था। मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। खीसा का मतलब थैला। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो फिर साफ कर देता, पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने पर धीरज छूट जाता तो मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते। और कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानें, और इसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों की सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें करते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता। वे मुझे पुस्तकें देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई प्रकार की नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा कि मैं इस टर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो सारे दिन उस दिशा में कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौदल गेकर मास्टर से बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। ये मराठी में लिखी गई रचना थी, जिसका अनुवाद हिंदी में केशव प्रथम वीर ने किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जूझ उपन्यास के अंश को पढ़ा, जिसमें हमने एक युवा किशोर छात्र के मन की उत्कंठा, मन की जिज्ञासा और पढ़ने के प्रति उसकी रुचि, और उसके लिए वह कितने प्रयत्न करता है और किस प्रकार से वह अपने पढ़ाई को सतत जारी रखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसा हमने इस पाठ से सीखा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।